नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के सचिव अमित नेगी ने एक शासनादेश के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अनुभाग की ओर से एक जनपद दो उत्पाद योजना 2021 का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, रॉ मटेरियल के जरिए नई तकनीकी के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना के लागू होने से जहां स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले में स्थानीय उत्पाद की विश्व स्तरीय पहचान बन सकेगी। प्रदेश में बीते दिनों आई भारी आपदा को लेकर सरकार लगातार अलर्ट मोड पर रहकर हालात को सामान्य करने में जुटी हुई है। खुद फ्रंट फुट पर आकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए और जिसको लेकर समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार प्रधानमंत्री दूरभाष पर प्रदेश के हालातों की जानकारी लेते हुए हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है लगातार उसके लिए बैठकें की। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। कल भी उन्होंने दूरभाष पर पूछा था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितना राहत हो गया है, कितना लोगों की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है। तो लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जी भी बीच में आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो है हर वहाँ पर सर्वे की टीम भेजी गई है और उसने पूरा आकलन कर रही है। सर्वे करने के बाद राहत कार्य। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान हरीश रावत ने राज्य में आई दैवीय आपदा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है। हमने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है जहां कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के ही लोग अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को सचिवालय में देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री की अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई है। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे के बाद देहरादून पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गोदियाल ने कहा है कि सरकार और सरकार के मंत्री सिर्फ आपदाग्रस्त इलाकों में हवाई दौरे कर रहे हैं, धरातल पर कोई भी नुमाइंदा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। उनसे बात करते हैं। आपदाग्रस्त इलाकों के में आप पहुंचे हैं, किस तरह की चीज़ें आपने आपदाग्रस्त इलाकों में देखी? आप नैनीताल और कुमाऊं का दौरा आपने किया है। बहुत ही विभत्स स्थिति है। खास करके जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बतेरे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोगों के व्यापार पर इसका फर्क पड़ा है, होटल व्यवसाय पर इसका फर्क पड़ा है। उस स्थिति में लोग बहुत दयनीय हालात में हैं। खेती पूरी तरह चौपट हो गई है। सरकार इन सब चीज़ों के बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। ये बड़े अचरज की बात है। सरकार का कहना है कि सरकार और संगठन दोनों ही क्षेत्र में है, आपदाग्रस्त इलाकों में है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किस तरह, क्योंकि केंद्र का जो नेतृत्व है वही उत्तराखंड दौरे पे है। सरकार को इसलिए नहीं चुना गया था कि वो हेलीकॉप्टर की सैर करें।
सरकार इसलिए होती है कि आपदा के समय लोगों को राहत दें। वो राहत कहाँ है? आज तक जो फौरी तौर पर एक छोटी सी रकम दी जाती वो तक लोगों को नहीं मिली है। कहाँ की सरकार है? क्या सरकार है? सरकार हेलीकॉप्टरों से उछल कूद करे तो इसको सरकार माना जाए? अमित शाह जी हेलीकॉप्टर में आके निकल गए, मुख्यमंत्री जी जगह जगह हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री जी उन्हीं जगहों पर जा पा रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर उतर रहा है। तो ये तो शहर में लगे हुए हैं, ये लोगों को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें लोगों की राहत से मतलब है, हमें इनकी हेलीकॉप्टरों की सैर से कोई मतलब नहीं है। ये राहत कार्यों को आगे बढ़ाएं, ये लोगों को राहत दें, तत्काल कम से कम प्रति परिवार ये अच्छी खासी ऐसी रकम दें कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो तीसरा सवाल ये है कि आपके इसमें आपके लाड प्यार को देख करके जो बागी विधायक हैं वो अब कांग्रेस में आना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या और कई कांग्रेस के नेता भी हैं जो बगावत कर रहे हैं, जो उनको आने से रोक रहे हैं, किस तरह? मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या अन्य भी यहाँ से गए हुए लोग हों, अगर उनको कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी में जीत की संभावनाएं दिख रही हैं, निष्ठा कांग्रेस के प्रति उनकी बढ़ रही है, तो मुझे खुशी है इस बात की। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारे साथ गणेश टोडियाल, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि उनको खुशी भी है इस बात की कि जो लोग अब अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं उसको लेकर के उन्होंने भी बयान दिया है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, एनबी न्यूज, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार को हमने बाहर कर दिया है, अब उत्तराखंड की बारी है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में महिलाओं को भूमिका पर भी बात की है। क्या कुछ कहा है सह प्रभारी दीपिका पांडे ने, इस पर एएनबी न्यूज संवाददाता चंदन झा ने खास बातचीत की है। मुंडा की जमीन से देवभूमि उत्तराखंड आई दीपिका पांडे कांग्रेस की सहप्रभारी हैं और आपसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की किस तरह की रणनीति उत्तराखंड चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर के है। मैडम, किस तरह की रणनीति आप उत्तराखंड आई हैं, देवभूमि आई हैं, तो किस तरह की चुनाव की रणनीति होगी और कितने सीटों पर जो है आपको लगता है कि कांग्रेस उत्तराखंड में इस बार सरकार बनाने के नज़दीक पहुँचेगी? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे देवभूमि में काम करने का मौका मिला है। मैं एक बात बताना चाहूँ, मैं झारखंड से आती हूँ और उत्तराखंड का आंदोलन हो, चाहे झारखंड का आंदोलन हो, चाहे छत्तीसगढ़ का जो राज्य बनाए गए, ये सभी एक समय पर हुआ था। और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज्य है, झारखंड में हम महागठबंधन में डबल इंजन की सरकार को बाहर कर चुके हैं और अब उत्तराखंड का नंबर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतकर, प्रयास यह है कि भाजपा को सिंगल डिजिट में हम लोग पहुंचाएं। लेकिन मैम, उत्तराखंड में एक टर्म कांग्रेस, एक टर्म भाजपा, फिर एक टर्म कांग्रेस, लेकिन पार्टी में कलह बहुत ज़्यादा है और जो खुल कर के कई बार सार्वजनिक मंचों पर आता है, उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो हम अपनी बातों को रख सकते हैं। आप पता करेंगे तो हम लोगों के जो वाद विवाद से बहुत ज़्यादा गहरी समस्याएं आपके भाजपा के अंदर हैं। इस राज्य में तो 3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया, तो वहाँ ना परफॉर्मेंस को लेकर के, ना संगठन की मजबूती को लेकर के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन भी है कि आज उत्तराखंड के सामने ये समस्या नहीं है कि कांग्रेस के कितने गुट हैं। आज उत्तराखंड की जनता बहुत परेशान है और उत्तराखंड का हर वर्ग, चाहे वो महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, आज बुरी तरह से त्रस्त हैं। और वो आज रुड़की में कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा प्रभारी गोविंद सिंह गुंजवा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह बैठक कांग्रेस पार्टी को मजबूत दिलाने के लिए रखी गई है और वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आज कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सभी कार्यकर्ता मिलकर रुड़की में कांग्रेस का विधायक बनाने का काम करेंगे। रुड़की महानगर जो है वो हमारी कांग्रेस की एक जिला स्तर की इकाई है और मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है, किस तरह से उसको हम 1-2 महीने में और मजबूत कर सकते हैं, उस संबंध में मैं यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करके तमाम कल से मैं यहाँ पर हूँ और हम चर्चा करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ये जो फूट की बात है, ये फूट कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं, आजकल ये आचरण में हो गई है।
तो कांग्रेस पार्टी में भी लोग उसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि शायद इनमें भी फूट है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। किसी को भी प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसको जिताने का यहाँ संकल्प लिया गया है। आज माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी प्रदेश संगठन की तरफ से यहाँ आए संगठन को जागृत करने के लिए, ताकि चुनाव नज़दीक आ रहा, हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएं और आपस में पार्टी को मजबूत करने के लिए तालमेल बनाएं। इस कार्यक्रम में गोविंद सिंह जी ने कुछ चुनाव जीतने के नुस्खे बताए हैं। और उत्तराखंड में आई आपदा से जहां कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कई लोग बेघर भी हो गए हैं और कई लोगों को आपदा में जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे समय में लोग लगातार सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। हल्द्वानी में लोगों की मदद करने पहुंची जेसीपी की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने गौला नदी किनारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाई। मैं अभी देख रही थी, कल परसों बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा रहे और मुझे बताया कि इनको कुछ दे के नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। तो हर एक आदमी अगर 5-5 10 हज़ार रुपये की मदद करके जाता तो इनके घर तो वैसे ही बन जाते, ज़मीन जायदाद उड़ जाती। तो मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड की बेटी होने के नाते जितना मेरे बस की है उतना मैंने प्रयास किया है और मैं प्रत्येक परिवार के लिए 2 रजाई, 2 गद्दे, 2 फोल्डिंग और कुकर, बर्तन सारे लाई हूँ और राशन का सामान भी लाई हूँ और 11-11 हज़ार रुपये की नगद मदद भी कर रही हूँ और जितनी मेरे से हो सकती। जो प्लॉट था वो चले गया, 4 कमरों का मकान चले गया। अगर ये हादसा रात को होती तो मेरे 6 जनों की परिवार चले गई थी नदी में। अच्छा। मैं सुबह मेरा खेत 1 एकड़ का खेत कटना जो हुआ सुबह 4 बजे से हुआ। 3 दिन से बारिश हुई थी और 3 दिन तक हम 3 रात 3 दिन सोए नहीं साहब। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भले ही खुल चुकी है, लेकिन यात्रा के दौरान आने वाली तमाम समस्याएं ऐसी हैं जिन पर प्रशासन पर्दा डाले हुए है। सरकार तक संबंधित समस्याएं नहीं पहुंचने की वजह से तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 7 समुंदर पार अमेरिका से बद्री केदार के दर्शन के लिए पहुंची NRI मनमीत कौर को जो असुविधा का सामना करना पड़ा, मार्ग पर करना पड़ा, उससे वह विचलित हो गई हैं और उनका कहना है कि सरकार सुविधाओं का प्रचार प्रसार कर तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पर बुला तो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर जगह जगह कई पड़ाव हैं जहां किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए तैनात अधिकारी तीर्थयात्रियों से सीधे मुंह बात करने तक को तैयार नहीं होते हैं और पूछने पर गोलमाल जवाब देकर तीर्थयात्रियों को गुमराह किया जा रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे 18 को पहुँची गुप्तकाशी। वहाँ से हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से यात्रा सस्पेंड कर दी गई। लेकिन गवर्नमेंट का वहाँ भी कोई सिस्टम नहीं था, कुछ हमको अपडेट नहीं दिया। हम हेलीपैड ऑफिसेज जा रहे थे, रोज़ लाइन लगा रहे थे, कभी हेलीपैड वाले इस ऑफिस भेजते, कभी उस ऑफिस भेजते, अपडेट्स नहीं दे पा रहे थे, हमको हमारे हाल पे छोड़ दिया। एक फैमिली और थी जो मेरे साथ ही थी, वो भी बहुत दूर से आए थे, वो भी वापस चले गए। काफ़ी दिनों से बुकिंग्स होती हैं, काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी ऐसे दिक्कतें तो हुई नहीं हैं, बट फर्स्ट टाइम ये फेस किया तो मन ख़राब था। तो 20 तारीख को फिर मैं वापस ऋषिकेश लौटी और वेट कर रही थी। फिर शुभ यात्रा ट्रैवल्स के थ्रू थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेके मैंने फिर कल चार्टर किया। चार्टर से फिर मैं गई और यात्रा करके अपनी पूरी आ। आप यूएसए से यहाँ आ रही हैं? जी। कितने वर्षों से यात्रा करने आप आती हैं? मैं 2018 से आ रही हूँ। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर संयुक्त रूप से बाजार का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने स्थायी रूप से लगने वाली पटाखों की दुकानों के लिए स्थानों के बारे में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। दुकानदारों से भी बातचीत की गई। पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के भी दुकानदारों को आगाह किया गया कि चंद्रभागा पुल के नीचे बनी पार्किंग नहीं अपने वाहन खड़े करें। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र रोड मुखर्जी रोड पर अस्थायी रूप से पटाखों की दुकानें लगेंगी और जिन लोगों की दुकानें लगनी हैं उनके लाइसेंस भी चेक किए गए हैं। चेतावनी दी गई कि यदि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखे की दुकान लगाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देवभूमि उत्तराखंड में त्योहारों के सीजन आते ही यहाँ के घरों की दहलीज आंगन पर खूबसूरत चित्रकारी की जाती है। पलायन की मार झेल रहे प्रदेश के कई गांवों में आज यह संस्कृति देखने को नहीं मिल पाती है और इस परंपरागत संस्कृति को जिंदा रखने के लिए देहरादून में एक प्रदर्शनी समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर हाथ से बनाए गए अपन कला की प्रदर्शनी भी लगाई गई और इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड की संस्कृति की झलकियां देखने को मिली हैं। देहरादून के मुक्ता जोशी ने बताया कि उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए देश और विश्व में जाना जाता है, लेकिन पलायन के कारण पहाड़ों के गांवों में ये कला अब देखने को नहीं मिल रही है और इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मुक्ता पिछले कई साल से अपने घर पर ही हस्तकला के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम कर रही हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे में पहल संस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे पहल के प्रयासों के क्रम में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को पेयर प्रैक्टिकल के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में कक्षा 6 हेतु प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं एवं कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस अवसर पर अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा सहयोग दिया गया। पहल संस्था की ओर से छात्र छात्राओं को निःशुल्क कॉपी पेन आदि वितरित की गई। कोविड नियमों के पालन में यह परीक्षा 1 वर्ष बाद पुनः पहल संस्था द्वारा आरंभ किया गया है। पहल संस्था की ओर से नवीन जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया और इसके साथ ही अगले माह फिर से इस प्रकार की परीक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मसूरी से लगे क्यारकुली गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर दोबाना गांव पर बने मछली तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस की ओर से पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिगों को तालाब से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी के उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सक की ओर से दोनों नाबालिगों को मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, आज मॉर्निंग में एक सूचना आई थी कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और उसमें फिर देखा गया था, जब उस पर पूछताछ की गई तो उसमें जो उनकी माताजी थी उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि वहाँ पर बच्चे डूब गए हैं और उसके बाद जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो दे वर ब्रॉट डेड। तो यहाँ पर एक फिश पॉन्ड बनाया गया था, लगभग 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, और उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई। देखिए, उस जो कैंपस है उसमें सिर्फ ये मजदूर, जो नेपाली मजदूर थे, ये रह रहे थे, अन्य उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे थे और इस तरह की लापरवाही अगर कुछ हमारे सामने आई। प्रधानमंत्री आवास योजना से दिव्यांग का नाम काटे जाने और सरकार द्वारा विकलांगों को पेंशन न ले जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग समिति ने नारसन ब्लॉक के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर दिव्यांगों का शोषण किया जाने का आरोप लगाया। दिव्यांगों ने कहा कि पिछले 5 महीने से सरकार ने दिव्यांगों को कोई पेंशन नहीं दी है। दिव्यांग होने के कारण उनकी स्थिति बेहद खराब है। समाज कल्याण द्वारा दिव्यांगों के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाए जाने का दावा करते हैं, लेकिन दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में भी कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। दरअसल नारसन ब्लॉक के बीडीओ द्वारा दिव्यांग का प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काट दिया गया है। कच्चे घरों में रहने पर मजबूर दिव्यांग का अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं दिव्यांग के धरने पर पहुंचे कांग्रेस से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। रोजगार के नाम पर केवल जनता का शोषण किया जा रहा है। और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान आया था और वीडियो के पास मैं भी गया उनके मुद्दे को लेकर के। वीडियो ने कहा है मैं 15 दिन में इनकी जांच करके आख्या प्रस्तुत कर दूंगा और इनका मकान जो मिलेगा। मुझे ये आश्वासन दिया गया था। मैंने इनको वीडियो साहब को कहा है अगर पात्र हैं तो इनका मकान बनाइए, अगर पात्र नहीं है तो नहीं बनाइए। लेकिन जब जांच की जाती है तो इनके जो भाई हैं उनका मकान का फोटो बार बार खींच के लाते हैं और बताते हैं कि इनका तो मकान बना हुआ। इनका मकान बिल्कुल कच्चा है, उसमें कड़ी की टीन पड़ी हुई है। आप सब लोग आप अपने चैनल के माध्यम से भी जा करके वहाँ देख सकते हैं कि उसमें टीन सेट पड़ी हुई, दीवार भी टूटी हुई है। और आप लोग देखोगे तो आप भी, मतलब अभी आप लोगों ने देखा है कि उनकी मैडम जो है 100% दिव्यांग है, राजकुमार जी 100% दिव्यांग है। क्या 1200 रुपये महीना पेंशन पाने वाला व्यक्ति इतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? पहले तो इसी बात का अंदाजा लगाया जाए। लेकिन सरकार अपने समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं हैं, खासतौर से दिव्यांगों की, ये सरकार उस योजना को अपने ऊपर बोझ मानती है। इन लोगों को बोझ मानकर काम कर रही है भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और उनकी सरकारें राज्य में ये
दिव्यांगों को तो इस समाज का अंग ही नहीं मान रहे हैं और इनके साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है वो सर्वविदित है। जितनी योजनाओं में दिव्यांगों को सहायता मिलनी चाहिए और उनको उनका आरक्षण वहाँ निर्धारित है पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, वो आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है, ना नौकरियों में और ना मकान जैसी योजनाओं में, और ना ही इनको जो समाज कल्याण द्वारा पेंशन दी जा रही है वो दिया जा रहा। और एक सबसे सितम की बात क्या है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं और जिनको दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाना चाहिए नियमित रूप से। समाज सेवी रमेश थपलियाल की अनूठी पहल अब बाजारों में घूमने वाले आवारा पशुओं को भी दुर्घटना से बचाने में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल समाज सेवी रमेश थपलियाल ने नगर पंचायत थराली और पशुपालन विभाग के सहयोग से थराली में बाजारों में घूम रहे आवारा पशुओं, गाय, बैल और कुत्तों को रात के समय वाहन से होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिए इन पशुओं पर रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाने की शुरुआत की गई है और ये कॉलर रात में इन आवारा पशुओं को दुर्घटना से बचाने में मददगार साबित होगा। रिफ्लेक्टिव कॉलर बेसिकली रात को जो सड़क में आवारा पशु घूम रहे हैं इनको वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लगाए जाते हैं। ये रेडियम इन कॉलरों पे लगा रहता है, जैसे ही वाहनों की लाइट या फिर किसी पोल लाइट की लाइट इन पे पड़ती है तो ये चमकने लग जाते हैं और वाहन चालक को सचेत हो जाता है कि आगे कोई पशु या जानवर है तो ये बच जाते हैं। जहाँ तक रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाने की बात है, हमारी संस्था जागो हिमालय इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से काम कर रही है और हमें देहरादून निवासी हितेश कुनियाल एक हमारे डोनर हैं, उन्होंने दयाल जी द्वारा हमें नगर पंचायत को ये आग्रह किया गया कि जो आवारा पशु है जो दुर्घटना में दुरुस्त हो जा रहे हैं तो उनके लिए एक मुहिम चलाई गई। उसमें हम सभी लोगों ने नगर पंचायत ने अपना सहयोग दिया और ये भी आग्रह किया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे पुलिस से क्रमशः 9.4 किलोग्राम और 5.98 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिनकी कीमत 75,000 रुपये आंकी गई है। और मामले में सल्ट पुलिस एसओ सुशील कुमार और एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस ने बताया है कि गांजा बेचने के लिए सराई खेत से रामनगर ले जा रहे थे। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रानीखेत विधानसभा के भिकिया सैंड विकासखंड में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 70 आशा कर्मियों को बीजेपी पदाधिकारियों की ओर से शॉल, ऑक्सीमीटर तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स आशा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी हैं और सम्मानित करने वालों में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बीजेपी नेता कैलाश पंत, गोपाल दत्त उत्प्रेरित और महेंद्र सिंह, अधिकारी धन सिंह रावत, प्रदीप बिष्ट शामिल रहे। सितारगंज क्षेत्र के गांव लौका निवासी सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से गठित 3 सदस्य कमेटी तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में आज सितारगंज क्षेत्र के लौका गांव में पहुंची है, जहां कमेटी ने सत्येंद्र कुमार की परिवार का हाल जाना और परिवार को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी सत्येंद्र कुमार के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। बता दें कि बीते 20 अक्टूबर को पुलिस ने सत्येंद्र कुमार को घर से गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाया है। घटना घटित हुई है 19 तारीख को। ये बड़ी अत्यंत गंभीर घटना है और जिस तरह से एफआईआर लॉन्च कराई गई विधायक के गनर के द्वारा, जनप्रतिनिधि से विकास की बात करना, गांव का राजस्व, गांव की मालिकाना हक की बात करना कोई अपराध नहीं है, उसको अपराध की श्रेणी में ला दिया है इन लोगों ने। और जिस तरह से सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको जेल भेज दिया गया है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, पूरे गांव के अंदर दहशत। जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है और एक दिन पहले बिना महिला पुलिस के जो यहाँ आक्रमण किया, मैं तो कहूँगा आक्रमण ही किया है, और जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, ये सब समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज हमारे लोग आज भी घायल हैं,
आज सुबह हम सत्येंद्र जी से मिले थे, उनकी तबीयत खराब थी और ये प्रशासन को हमने चेताया भी है कि राजनीतिक दल रोज आते जाते हैं, सत्ता आती जाती है, लेकिन इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, इस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार और इस तरीके से गरीब को सिर्फ अधिकार मांगने में इस तरीके का जो व्यवहार है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।